हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच1 टीच1 में। स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को उनके द्वारा लिखा हुआ पाठ मंत्र उसके सारांश को बताने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम पाठ के सारांश को। हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र कहानी उनके कथा संग्रह मानसरोवर से ली गई है। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं के अंतर्द्वंद एवं अपने विपक्षी के द्वारा किए गए अहित को भुलाकर भी उसका हित करने वाली एक ऐतिहासिक कहानी है, जो कि प्रेरणा देती है परोपकार, सहृदयता, कर्तव्यनिष्ठा व परहित के लिए अपने अहम का त्याग करने जैसे आदर्श गुणों के लिए ये हमें प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। बच्चों, कहानी बहुत ही सरल, सहज, सुबोध एवं जन भाषा में प्रेमचंद जी ने लिखी है। कथा के अनुसार इन्होंने विभिन्न शैलियों जैसे वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक और संवादात्मक शैलियों का उपयोग किया है। आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस पाठ के सारांश को। पाठ का सारांश है, कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर चड्ढा की निश्चित दिनचर्या से। डॉक्टर चड्ढा अपने शहर के माने हुए डॉक्टर थे, लेकिन वह समय व नियमों के बड़े पाबंद थे। वह प्रतिदिन सुबह मरीजों को देखने तथा शाम को गोल्फ खेलने जाया करते थे। डॉक्टर चड्ढा द्वारा मानवता का घोर उल्लंघन किया गया। कैसे, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। एक दिन शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जाने ही वाले थे। उसी समय बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को डोली में लेकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया तथा उसके इलाज के लिए प्रार्थना करने लगा। बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर ने जो मानवता का उल्लंघन किया है उसी को प्रेमचंद जी ने दिखाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि उस बूढ़े आदमी के द्वारा बहुत खुशामद करने पर भी डॉक्टर साहब ने उस बालक को नहीं देखा और कहा कि कल सुबह आकर दिखाना। यह कहकर के गोल्फ खेलने के लिए वे चले गए। बूढ़ा भगत उनके इस अमानवीय व्यवहार को देखकर दंग रह गया तथा निराश होकर अपने पुत्र को वापस घर ले गया। इलाज के अभाव में भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। बच्चों, प्रेमचंद जी यही दिखाना चाहते हैं कि हो सकता है कि यदि इलाज हुआ रहता तो शायद बच्चा बच जाता, नहीं भी बचता तो मानवता यही कहती है कि एक बार उस बच्चे को देख लिया जाए। लेकिन इनकी इतनी निश्चित दिनचर्या थी डॉक्टर चड्ढा जी की कि उन्होंने उस बच्चे को देखना उचित नहीं समझा और वो उसकी अवहेलना करके, अपने फर्ज की अवहेलना करके, अपने कर्म की अवहेलना करके चले जाते हैं। जिस दिन डॉक्टर चड्ढा की बूढ़े भगत ने इतनी प्रशंसा सुनी थी, उसी डॉक्टर चड्ढा की निर्ममता एवं दयाहीनता को देखकर बूढ़ा बहुत ही हैरान और निराश था। अंत में इलाज के अभाव में उसी रात उसका 7वां पुत्र भी इस दुनिया से विदा हो गया, जो बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एकमात्र सहारा था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश का सर्प प्रेम था तथा उसकी 20वीं वर्षगांठ का आयोजन का दिन था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को तरह तरह के सांप पालने का बहुत शौक था। वह उन्हें पालता, नचाता तथा उनके साथ खेलता रहता है। उसने सांपों की जड़ी बूटियां भी
एकत्र करने का शौक था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की आज 20वीं वर्षगांठ यानी जन्मदिन का अवसर था, जिसको मनाने के लिए शहर के बड़े बड़े रईस, रिश्तेदार तथा मित्रों को निमंत्रित किया गया था। तभी कैलाश की सहपाठिनी मृणालिनी, जो कैलाश की प्रेमिका भी है, वो बचपन से ही कैलाश के साथ पढ़ी तथा उसी के साथ वो घूमती फिरती कैलाश से बहुत प्रेम करती थी। वहाँ पर उपस्थित होकर के उसने कैलाश से सांपों को दिखाने के लिए कहा। कैलाश रात का समय होने के नाते और भीड़ भाड़ होने के कारण सांपों को निकालना नहीं चाहता था, लेकिन मृणालिनी को ऐसा लग रहा था कि कैलाश पर उसका अपना एक आधिपत्य अधिकार है, इसलिए कैलाश पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहती थी। मित्रों के बार बार उकसाने पर वह स्थिति समझ भी गई, लेकिन सर्प देखने से इनकार करने लगी। जब स्थिति को मृणालिनी समझ जाती है कि हाँ सही बात है, रात का समय है, भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है, तो वो इनकार करती है। लेकिन बाद ये कैलाश जो है वो समझता है कि शायद मृणालिनी गुस्से में आकर मना कर रही है, तो वो सांप को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जहरीले नाग द्वारा कैलाश को डसना, बूढ़े भगत को इलाज के लिए बुलाना। कैलाश ने सांपों को दरबे के पास जाकर महुअर बजाया तथा एक एक कर सभी सांपों के करतब दिखाने लगा। मित्रों के यह कहने पर कि इनके दांत तोड़े हुए हैं, उसने मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए जहरीले नाग की गर्दन दबाई और जोर से दबाता चला गया, जिससे नाग का मुंह खुल गया और उसने अपने मित्रों को उसके दांत दिखा दिए। तब कैलाश के द्वारा छोड़ दिए जाने पर आहत सर्प ने उसे डस लिया। जड़ी बूटी पीसकर पिलाए जाने पर भी कैलाश की हालत बिगड़ती गई। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले जहां उत्सव का माहौल था, वहां अब रोना पीटना मच गया तथा अब उस सभा में शोक की लहर दौड़ गई। तब लोगों ने झाड़ फूंक तथा तंत्र मंत्र द्वारा इलाज करवाने को कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि चाहे कोई मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दे। बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि वही डॉक्टर चड्ढा जब बूढ़ा आदमी डोली में अपने पुत्र को लेके आता है तो कहता है कल दिखाने आना। आज जब उसके पे अपनी बारी आ गई है, उसके बच्चे की हालत ख़राब है, तो कहता है कि कोई मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दे। इन्हीं सब बातों को प्रेमचंद जी ने इसमें दिखाना चाहा है। खैर, आगे ये होता है कि एक झाड़ने वाले को बुलाया जाता है, लेकिन कैलाश की हालत देख करके उसने इलाज करने से इनकार कर दिया। तब कोई दूसरा व्यक्ति बूढ़े भगत को बुलाने के लिए गया। वे बूढ़े पति पत्नी जैसे तैसे अपनी गरीबी में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने आकर डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप के काटे जाने की बात बताई तथा उसे झाड़ फूंक के लिए चलने को कहा। तब बूढ़े ने कहा कि ये वही चड्ढा हैं जिनके पास मैं अपने बेटे को लेके गया था। उनके पैरों में अपनी पगड़ी तक रख दी थी, तब भी उन्होंने मेरे बेटे को एक नज़र नहीं देखा था। अब पता लगेगा कि बेटे का गम क्या होता है। मैं इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों, उस बूढ़े व्यक्ति के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि मेरा तो पुत्र गया ही, उसका भी पुत्र चला जाएगा, और वो चला जाता है। यहाँ पर एक बात और भी बता दें बच्चों कि जो गरीब तबका है वो सबको साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन जो समृद्ध है वो सोचता है कि मैं तो अकेला ही अपने लिए काफ़ी हूँ। यहाँ पर बूढ़े भगत ने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया जो उसे बुलाने गया था, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। ऊपर से वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि
अब मैं कुछ दिन बाद जा कर के डॉक्टर चड्ढा से हाल चाल पूछूंगा कि बेटे का दुख कैसे झेला जाता है। यहाँ पे उस बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग कसा है। चाहे मेरे बेटे को बचने की हालत नहीं थी, किंतु उसने देखने से इनकार करके डॉक्टर चड्ढा ने अपने पेशे के प्रति न्याय नहीं किया। बूढ़ा भगत बार बार उठता बैठता, उसको एक बेचैनी छाई हुई थी। अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है और वह यह सोचकर चल पड़ा कि देखूं पुत्र शोक में अमीर लोग कैसे रोते हैं। चलते चलते बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा के द्वार पे जा पहुंचा और लड़के को दिखाने के लिए कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि अब तो 3-4 घंटे हो चुके हैं, अब कुछ न होगा, फिर भी चलकर देख लो। भगत ने लड़के को देखकर उसका इलाज शुरू किया। सुबह होते होते कैलाश उठकर बैठ गया। बूढ़े ने चिलम भी अपने तंबाकू से पी और चुपचाप बिना बताए वहाँ से चला गया। अब डॉक्टर चड्ढा भी उसे पहचान गए थे और उस दिन के लिए पश्चाताप कर रहे थे जब उन्होंने भगत के बेटे को देखने से मना करके अपने खेल को अधिक महत्वपूर्ण समझा था। तब वह कहने लगे, मुझे पता है कि वह आदमी, बूढ़ा आदमी बहुत ही स्वाभिमानी है, वह मुझसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसे शिक्षा दे दी है जो मैं जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगी और मैं नहीं भूलूंगा। अर्थात अब मैं जीवन भर दीन दुखियों की सेवा करता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आपकी मंत्र कहानी का सारांश। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।